हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। स्वागत है आप सभी का, स्वागत है उदय 2025 बैच में। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं एसएचएम की, यानी कि ऑसिलेशंस, और आज है लेक्चर नंबर 4। तो क्या हाल चाल, जल्दी से सुना दीजिए, फायर वाला इमोजी लगा दीजिए अगर मेरी आवाज साफ सुनाई पड़ रही है और वीडियो भी साफ दिखाई दे रही है। तो क्या हाल चाल, फायर वाला इमोजी, फायर वाला इमोजी चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में। फायर वाला इमोजी चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिस यू टू बेटा, मिस यू टू, मिस यू ऑल, मिस यू एवरी टाइम, मिस यू एवरी डे, मिस यू एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी आफ्टरनून। सभी को बहुत बहुत मिस यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत मिस यू। हाल चाल सबके बढ़िया है, हाल चाल सबके एकदम मस्त है। जल्दी से सुना दो भाई, जल्दी से सुना दो अपने हाल चाल, फिर हम चालू करेंगे क्लास। जी बिल्कुल, राधे राधे बेटा जी, राधे राधे, सभी को आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद, सभी का स्वागत है। सर नान खटाई खाई है? हाँ बिल्कुल खाइए नान खटाई, क्यों नहीं खाई भाई, बहुत नान खटाई खाई हमने। नान खटाई खा खा के तो हम नान जैसे हो रखे। एक्चुअली पता, नान खटाई जब मैंने वाइफ को खिलाई अपनी भारती मैम को, तो उनको लगता था कि भाई, मतलब उन्होंने कभी नहीं खाई थी नान खटाई ना, उनके जहां से वो बिलोंग करती है वहां पे नान खटाई मिलती थी, क्योंकि दिल्ली में तो मिलती है नान खटाई। तो उनको ऐसा लगता था कि नान खटाई सुना तो हुआ है, क्या पता कोई खट्टी सी चीज होती, चटपटी सी चीज होती होगी नान खटाई। लेकिन जब जब मैंने बोला, मैं कहा ये नान खटाई होती है ना, वो तो बिस्कुट है नान खटाई, तो है ना, बेसिकली वो एक टाइप के देसी बिस्किट है ना, तो वो तो बिस्किट थे नान खटाई। मैंने कहा ये नान खटाई, कह रही ये नान खटाई है। मैंने कहा हाँ, डेजर्ट होता है, मीठा होता है नान खटाई। मैं कहा खट्टा नहीं होता। कह रहे नाम से तो ये नान खटाई है। तो उनके लिए काफी शॉकिंग था। तो हम ये कल परसों बात डिस्कस भी कर रहे थे कि जब नान खटाई खाई थी तो ये सोच के खाई थी उन्होंने कि शायद कोई खट्टी सी चटपटी सी चीज होगी, अब लड़कियों को पसंद होती है चटपटी सी चीज। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, चटपटी नहीं है, खा के देखो ये नान खटाई है। तो चांदनी चौक में हमने खाई थी नान खटाई। हाँ ऐसा ही होता है। सर फर्स्ट जन का क्या प्लान है? फर्स्ट जन का बेटा यही प्लान है कि आपको आकर के पढ़ाना है मैंने, और परिश्रम की भी क्लास है तो 12वीं वालों को ही पढ़ाना है, ठीक है ना। तो एक क्लास 12वीं की लगेगी और एक क्लास कल तुम्हारी लगेगी, ये प्लान है बेटा, ठीक है। डन, पढ़ाई करेंगे, प्लान यही है, प्लान यही है। तुम्हें क्या लगा था मैं पार्टी करूंगा? टीचर की तो पार्टी तुम्हारे साथ ही है यार, टीचर की तो पार्टी बच्चों के साथ ही होती है ना। तो कल पार्टी करेंगे, समोसे खाएं। अरे यार समोसा तो हमारी नेशनल डिश है भाई, नेशनल स्नैक है ये। किसने समोसे नहीं खाए? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके और नागालैंड तक, अरुणाचल प्रदेश तक, समोसे हर गली मोहल्ले हर नुक्कड़ में मिलते हैं। समोसा किसने नहीं खाया? वो हिंदुस्तानी ही क्या जो समोसा ना खाए, है ना। तो समोसा इज द नेशनल स्नैक ऑफ इंडिया, आज से हमने डिक्लेयर कर दिया ये। सर माफिया लग रहे हैं। अरे यार एक जैकेट ही पहन के आता हूं यार मैं, तुम्हें पता नहीं क्या क्या लगने लगता हूं। है कोई कहता है हॉट, कोई कहता है कोल्ड, कोई कहता है गीले, कोई कहता है सूखे, कोई कहता है गैंगस्टर, है कोई कहता है गैंग मेंबर। लिट्टी चोखा, हाँ यार लिट्टी चोखा भी खाया है, वो भी बिहार में खाया है लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा तो तली हुई लिट्टी भी खाई है मैंने, तो तल के जो लिट्टी होती है बिहार के अंदर खाई है मैंने, और एकदम बिल्कुल स्टेशन से निकलते ही मिलती है लिट्टी। लिट्टी लिट्टी चोखा बहुत खाया, बचपन से खा रहा हूँ लिट्टी चोखा यार मैं, आजकल की बात थोड़ी ना, लिट्टी चोखा बचपन से खा रहे हैं। हाँ अभी देखो कह रहे हैं मॉन्स्टर लगते हो, हाँ दबंग लगते हो, एक कह रहा है पूकी लगते हो, एक कह रहा है जाट लगते हो। कास्ट, पूरी कास्ट लगा दी भाई मेरे नाम के साथ, कह रहा जाट लगते हो। चल चुप रह, हो गया बहुत, पढ़ाई कर ले। ये लगते हो, वो लगते हो, ये खा लो, वो खा लो, सब खा लेंगे भाई। ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे, ऐसे एक बार में सब खा लूंगा तो फिर हमारे वाइटल्स बिगड़ जाते हैं, है ना भाई, उम्र हो गई है ना भाई। तो खून की जांच कराऊंगा तो पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल ऊपर हो गया है, शुगर ऊपर हो गई है, ये ऊपर नीचे हो जाता है भाई हमारा, ठीक है ना। तो बचपन में खाया है, बहुत खाया है यार, है ना। अब अभी तो मेरा वैसे भी अभी बचपन ही चल रहा है ना, इतना कौन सा मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन हाँ मतलब शरीर को ये चीज नहीं पता, मन तो बच्चा है जी, शरीर बच्चा नहीं रहा अब। तो शरीर कहता है भाई देखो खाओ, लेकिन ढंग से खाओ, तमीज से खाओ, ज्यादा उल्टा सीधा नहीं खाने का,
है ना। तो मैं तो आपसे भी ये कहता हूं कि मैदा वैदा कम ही खाया करो भाई, ज्यादा मैदा नहीं खाना चाहिए अपने को, है ना। चलिए हाँ, तो आज लेक्चर नंबर 4 है, आज लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना। और आज हमने स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। यस, स्प्रिंग्स को भी सीरीज में लगाया जाता है, स्प्रिंग्स को भी पैरेलल में लगाया जाता है, तो आज हम सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे। यस, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स जो है ना वो सीरीज और पैरेलल आपने पढ़ना है, ठीक है ना। आसान है बिल्कुल, बहुत इजी है, ठीक है ना। जैसा 10th में पढ़ा था ना वैसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है उससे आसान है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसएचएम, एसएचएम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक है आज के, है ना। और थोड़ा सा टाइम और बचा तो एनर्जी भी पढ़ लेंगे एसएचएम के अंदर, लेकिन मैं कोई जानबूझ के लंबा नहीं खींचने आया लेक्चर को, भाई 1-1.25 घंटा ही लेक्चर को लेंगे, बहुत लंबा लेक्चर मैं नहीं सोच करके आया, लेकिन लेट अस सी, अब क्वेश्चन भी होंगे बीच में तो समय लग जाता है। आओ चालू करते हैं, और मैं आपसे आपको पहले क्वेश्चन ही देना चाहूंगा भाई, पहले आप क्वेश्चन ही पकड़ो, क्वेश्चन पकड़ो, क्वेश्चन पकड़ो, क्वेश्चन पकड़ो। कहां गया क्वेश्चन, कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा। 1998 का सवाल है, 1998 का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, करना आपने इसको, ठीक है। मैं चैट, वो क्या चैट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, टाइमर ऑन कर दूंगा यहां से, है ना। पोलेश्वर बाबा को ले आऊंगा, पोलेश्वर बाबा, है ना। तो पोलेश्वर बाबा पोल चालू कर देंगे, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करेंगे जब पोल पूरा हो जाएगा। सवाल है कि एक मास m है, उसको वर्टिकली लटका दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। स्प्रिंग का मास तो वैसे भी लेते नहीं है। कह रहा है सिस्टम ऑसिलेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी n फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहा है। कह रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इफ अ मास 4m, 4 गुना मास लटका दिया जाए तब कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी। भाई बहुत सिंपल सवाल है ये, बहुत सिंपल। वो कह रहा है कि अगर m लटकाया, m मास स्प्रिंग से लटकाया तो n फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, n फ्रीक्वेंसी से वो एसएचएम कर रहा है, ठीक। लेकिन 4m लटकाते तो फिर वो कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चालू करते हैं, 45 सेकंड का आपको समय देते हैं। सवाल समझ में आया तुमको क्या कुछ? आओ मैं कर देता हूं सॉल्व, चलो। देखो बेटा क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर हमने m मास सस्पेंड कर दिया किसी स्प्रिंग से, ठीक, तो वो n फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, ठीक है। कहता है कि अगर 4m लटका दिया जाए, 4m 4 गुना मास लटका दिया जाए, 4m लटका दिया जाए तो कितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। आपको n के टर्म्स बताना है, n/2 करेगा, 4n करेगा, n/4 करेगा या 2n करेगा, ठीक है ना। सवाल ये था बेसिकली, ये फ्रीक्वेंसी जो है ना ये न्यू है, न्यू की बात कर रहा है, ये न्यू बता रहा है n है ना। तो यहां पर आपको बताना है कि जो न्यू डैश होगा वो क्या होगा, आपको न्यू डैश निकालना है, जो इसका न्यू है वो n है। अब न्यू का फॉर्मूला क्या था, कल ही बताया था बेटा, कल ही बात हुई थी इस बारे में, है ना, कि भाई जो टाइम पीरियड होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 में टाइम पीरियड होता है, सही बात है कि नहीं, है ना। और आपको ध्यान होगा हमने जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा था, है ना, कि ऐसे फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, फोर्स का फॉर्मूला लिखा था kx, आया याद। फिर फोर्स को हमने लिखा था ma बराबर kx, m चला गया था नीचे तो a बराबर आ गया k/m इंटू में x, और ये k/m ही जो है वही ओमेगा स्क्वायर है भाई, वही ओमेगा स्क्वायर है, आ रहा है याद। पूरा ही डिराइव करवा दिया, कल जो मैंने किया था वही सेम टू सेम। k/m ही क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि ये एसएचएम की इक्वेशन है भाई, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, तो k/m को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहां से ओमेगा क्या होगा बेटा, √k/m, ठीक। और आप ओमेगा को क्या लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, 2π न्यू, है ना।
2 पाई न्यू इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। ये 2 पाई चला गया नीचे, ये फ्रीक्वेंसी क्या आ गई बेटा 1 बाय 2 पाई अंडर रूट के बाय एम। क्लियर है बात? अब आप मुझे एक बात बताओ, इस फॉर्मूले की शक्ल देख के बताना, इस फॉर्मूले की शक्ल देख के बताना कांस्टेंट क्या क्या है इन दोनों केसेस में। कांस्टेंट क्या क्या है? स्प्रिंग तो सेम है, स्प्रिंग सेम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, यानी के कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी और मास के रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय अंडर रूट एम होगी कि नहीं होगी? होगी भाई। तो एक बार m है, एक बार 4m है, 2 बार लिख सकते हैं इसको हम। हां सर लिख सकते हैं। तो एक बार इसको न्यू लिखते हैं, एक बार इसको न्यू डैश लिखते हैं, इज इक्वल टू, जहां न्यू लिखेंगे उसके इनवर्स में न्यू वाला मास यानी रूट एम, सही। और जहां पर न्यू डैश लिखा है उसके इनवर्स में उसका वाला मास यानी 4m। तो 4m का भी यहां पर रूट ले लेंगे बेटा, रूट एम से रूट एम तोड़ गया और रूट 4 कर लेंगे तो इसका आंसर आता है 2, है ना। तो ये जो न्यू था ये n था, है ना। n बाय न्यू डैश इज इक्वल टू 2, न्यू डैश ऊपर गया 2 नीचे आया, तो न्यू डैश क्या आ गया बेटा n बाय 2। सही है, सही है। ये ऊपर गया नीचे गया, इंटरचेंज हो गए, न्यू डैश ऊपर 2 नीचे, तो n बाय 2 आ गया। ये n बाय 2 इज द आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। शिवम, सोनांचल, अक्षय, नैतिक, कुणाल, अबीरू, स्पर्श, लव ऑफ आर्ट, तितिक्षा, प्रीतम। ठीक है, हुआ क्लियर? हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? बेटा मास समझो, मास जो है वो नीचे आ रहा है ना। एम ए के एक्स के बराबर है, एम ए जो है वो के एक्स के बराबर है, ए जो है वो एम नीचे आ जाएगा के। तो मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहां पर, ओमेगा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास है, ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट एम। तो 2 पाई न्यू के भी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा ना रूट एम। तो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी और रूट एम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई। तो उसी तरीके से आपने इसको पुट किया कि इसके इनवर्स में इसको रखा और इसका वाला ऊपर ले गए, काट पीट करके आंसर निकाल दिया। ठीक है जी, तो n बाय 2 इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। ये सवाल भी करके दिखाओ, असर्शन रीजन है भाई, सवाल तो आने चाहिए, असर्शन रीजन भी आपको करने हैं भाई। और आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, सोच समझ के करना। मैं पढ़ दूं। असर्शन है कि जो एसएचएम होता है ये एक यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्या ये सच है? नहीं है? आप बताओ। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ही प्रोजेक्शन है। चैट ऑन, चैट नहीं, पोलेश्वर बाबा का पोल ऑन कर रहा हूं, है ना। आप देखो क्या आंसर सही है। असर्शन रीजन तो देना आता है आपको यार। भाई आसान सवाल है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाने का, जितना टाइम दिया उतने टाइम में करने का। ठीक है, चल समय समाप्त। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, आंसर है इसका डी। बेटा एसएचएम में यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो सकता है? क्या स्पीड सेम रहती है क्या सब जगह पर? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बड़ी पुरानी बात है। क्या एसएचएम में कांस्टेंट वेलोसिटी से होने वाला मोशन होता है क्या? अबे एक्सेलरेटेड मोशन है ये। एसएचएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और वो एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करती है। वो जो एक्सेलरेशन है ना वो भी कांस्टेंट नहीं है। आप तो वेलोसिटी कांस्टेंट को हां कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो वो तो और बड़ी गलती है, वो तो महापाप है।
एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करती है। यहां मीन से जितना ज्यादा डिस्प्लेस्ड होगा उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होती है, यहां पे तो है कि नहीं? एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होती है एक्स के। एक्स जितना बढ़ाओगे एक्सेलरेशन उतनी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन तक कांस्टेंट नहीं है यहां तो भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट होने की बात कहां से करते हो? अभिषेक, अभिनव, यथार्थ, मिताली, हेमा, मुकेश, अर्पित, पद्मजा, रतन, प्रकाश। ठीक है जी, द आंसर इज डी। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। रीजन आपको दिख ही रहा है, वो तो ट्रू ही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसकी प्रोजेक्शन जो होती है वो एक एसएचएम होती है, शैडो। ये शैडो करके भी दिखाया था मैंने आपको, है ना। चलिए अब आते हैं अपन टॉपिक पर। 2 क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, अब अपन टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है स्प्रिंग्स जब कॉम्बिनेशन में लगे हो तो। पहला सीरीज में लगाओ, दूसरा पैरेलल में लगा हो। बिल्कुल वैसे ही भाई, और मिक्स में भी लगेगा। सवाल मिक्स में भी आएगा, मैं करवाऊंगा। नीट में प्रीवियस ईयर में है, जेई में प्रीवियस ईयर में है। सीरीज देखो, मान लेते हैं कि आपने दीवार के साथ एक स्प्रिंग अटैच किया, उसके साथ एक और स्प्रिंग अटैच किया, उसके साथ एक मास जोड़ दिया। ठीक है, तो कोई डेरिवेशन की ऐसा जरूरत नहीं है, आपको स्कूल में भी नहीं कराई जाती है, कोई जरूरत नहीं है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, तो आपसे Knet पूछेगा। इक्विवेलेंट के, जैसे 10th क्लास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे ना, बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन यहां पे फॉर्मूला उल्टा है। जो वहां पर सीरीज का फॉर्मूला था ना, वो यहां पर पैरेलल का फॉर्मूला है, और जो वहां पर पैरेलल का फॉर्मूला था ना, वो इस जगह पर सीरीज का फॉर्मूला। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/Knet, ये सीरीज में है भाई, ध्यान रखियो, इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये सीरीज का फॉर्मूला है जब आप स्प्रिंग्स की बात करोगे तो। जब स्प्रिंग्स लगे होंगे सीरीज में, 1 2 3 4 5 6 जितने भी लगे हो, 1/1/1/1/1/1 जोड़ते जाओ। जैसे पैरेलल का फॉर्मूला लगाते थे 10th में, और वैसा ही है यार, वैसा ही है। पैरेलल में आ जाओ जरा, यहां देखो। अगर आपने पैरेलल में अटैच करा, कैसे? एक स्प्रिंग ऐसा और एक और स्प्रिंग ऐसा, है ना। एक सेम मास के साथ ही आपने इनको क्या करा? अटैच करा। ऐसा मान लेते हैं ऊपर वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, नीचे वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जो इनका आता है, यानी जो Knet आता है, वो बिल्कुल सीधा सीधा ऐड करने पर आता है। सीधा सीधा जोड़ दो, K1 प्लस K2 एंड सो ऑन। तो सीरीज में ऐसा ही होता है, सॉरी पैरेलल में ऐसा ही होता है। ये पैरेलल का फॉर्मूला है, समझ गए? और ये सीरीज का फॉर्मूला है। ठीक है, बढ़िया। तो वो सारी बातें यहां पर भी यही हैं, जैसी वहां थी वैसी यहां पर भी है कि भाई अगर सिर्फ 2 ही अटैच हुए तो ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, नीचे कर दो ऐड। ऐसा करके एक RDX भी मैंने आपको दिया था 10th में पिछले साल। जो बच्चे उड़ान में थे या जो बच्चे वॉरियर से पढ़े थे उनको ये बात याद होगी, कोई बात नहीं, मैं फिर से यहां लिख देता हूं। बेटा देखो, अगर 2 स्प्रिंग्स हैं, ठीक है ना, फॉर 2 स्प्रिंग्स ओनली, अगर 2 ही स्प्रिंग्स हैं फॉर 2 स्प्रिंग्स ओनली, तो उनका सीधा सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है ना, अगर 2 ही स्प्रिंग जुड़े हुए हैं सीरीज में, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो Knet का। Knet का सीधा फॉर्मूला है, ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, नीचे कर दो ऐड। ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, नीचे कर दो ऐड। RDX है ये। ठीक है, 2 स्प्रिंग के अंदर लगता है और काम आता है बड़ा। ठीक है, 2 स्प्रिंग में लगता है और बहुत काम आता है। सीरीज का है, पैरेलल का नहीं। पैरेलल में तो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जोड़ देना आपने। तो पैरेलल में तो कोई, समझ रहे हो, दावपेची नहीं है, क्योंकि आपने तो सीधा सीधा जोड़ देना होता है पैरेलल के अंदर, तो आपको पता है। ठीक हो गया, बढ़िया। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन देखो जरा, थोड़ा वेरिएशन देखो। ऐसा हो सकता है कि आपको सारे स्प्रिंग सेम के दे दिए जाए, है ना। ऑल स्प्रिंग्स आर ऑफ सेम स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, कंडीशन है एक कि सारे के सारे सेम के वाले हैं, K1 K2 K3 नहीं है, के लगे हुए हैं सारे, है ना। सारे के लगे हुए हैं, कोई K1 K2 K3 नहीं है। तो फिर सीरीज में क्या करोगे? कितने लगे हुए हैं? मान लो N लगे हुए हैं, N सब के। और पैरेलल में भी देख, पैरेलल में भी देख, N लगे हुए हैं ऐसे ही।
समझ गया? बहुत सारे स्प्रिंग लगे, एन स्प्रिंग्स लगे पैरेलल में, सब के सब के, ठीक है। और ये सब एक मास से अटैच्ड होंगे, वो दिखाओ ना दिखाओ कोई बात नहीं, है ना। यहां पर भी एंड में एक मास से कनेक्टेड होंगे वो। अरे 4 हो सकते हैं, 5 6 7 10 कितने भी हो सकते हैं ना, तो एन ले लिया ना कि एन कनेक्टेड है और सारे सेम है, ये भी एन है, सारे सेम है। तो इनका जो नेट आंसर आता है बेटा के नेट, क्योंकि ये पैरेलल है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो लिख देता हूं मैं, ये पैरेलल है, ये सीरीज है, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर कुछ नहीं करते, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं, के प्लस के कितनी बार, एन बार, तो आंसर हो जाएगा एन के। हाँ है ना, बोल। अरे बहुत सिंपल बातें हैं यार, इसमें क्या ही है यार, क्या बच्चों वाली बातें हैं यार, ये के जुड़ेंगे एन तक तो एन के ही तो बनेगा, है ना। और ये इस तरीके से जुड़ेंगे, सीरीज में जुड़ेंगे तो 1/1/1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1/k नेट इज इक्वल टू 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k एन तक, तो n/k हो गया। तो जब 1/k नेट n/k है तो k नेट क्या हो गया, k/n। इसको पलटोगे ना भाई, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, 1/r आता था तो एंड में रेसिप्रोकल करते थे ना जब पैरेलल में सॉल्व करते थे, या सीरीज में सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा इसको, पलट के आंसर आ गया k/n। क्या कोई दिक्कत? क्लियर है? कर लोगे? स्पेशल केसेस बना के आपको दे दिए मैंने, ये स्पेशल केस है बेटा, ऑल स्प्रिंग्स आर ऑफ सेम के, ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 1990 का सवाल है भाई, पुराना है लेकिन दमदार है, ट्राई करो। कह रहा है एक मास सस्पेंड कर दिया फ्रॉम 2 कपल्ड स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के साथ कनेक्टेड है। कह रहा था फोर्स कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग आर K1 एंड K2। स्प्रिंग कांस्टेंट को कभी कभी फोर्स कांस्टेंट भी कह देते हैं, तो घबराने का नहीं कि फोर्स कांस्टेंट कौन सा था सर, ये स्प्रिंग कांस्टेंट को ही फोर्स कांस्टेंट कभी कभी कह दिया जाता है। पहले के समय के लोग हैं, देखो मेरे जन्म से भी पुराना सवाल है, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले का सवाल है भाई, समझ रहे हो ना। तो वहां के पहले के लोग कुछ भी कहते रहते थे। तो टाइम पीरियड ऑफ द सस्पेंड, हाँ टाइम पीरियड आपको निकालना है। यहां पे कहानी थोड़ी सी एक कदम आगे है, के इक्विवेलेंट तो निकालोगे आप, टाइम पीरियड निकालोगे फाइनली, ठीक है। देखते हैं कि आप क्या करते हो, मैं आपको फिगर बना के देता हूं, सीरीज में कनेक्टेड है एक K1 एक K2 और ये जुड़ा हुआ है m मास से, ठीक है, स्मॉल m मास दिया हुआ है, ओके। तो ये ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा, है ना। तो K1 K2 सीरीज में है, बेसिकली ध्यान रखना इस बात को। आपको टाइम पीरियड निकालना है, टी निकालना है आपको, टी, ठीक है। देखते हैं क्या करते हो, आराम से 45 सेकंड का समय लो और ट्राई करो। बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√m/k। याद है? नहीं याद है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा था। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखा था, 1/2πk/m। इसका रेसिप्रोकल ही तो होता है टाइम पीरियड, न्यू और टी एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो हैं, तो आपको टाइम पीरियड ही तो निकालना है, सही है। देख 2π तो 2π है, अंडर रूट है, m ही दिया हुआ यहां पे मास, k को क्या रखेगा, k को रखेगा k इक्विवेलेंट,
के को क्या रखना पड़ेगा, के को रखना पड़ेगा के इक्विवेलेंट, यानी के नहीं रख सकते यहां पे के इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा। और के इक्विवेलेंट जब निकालेंगे K1 K2 का तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा ना। के इक्विवेलेंट क्या होता है भाई, ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, नीचे कर दो ऐड। अभी अभी तो सिखाया था, जब दो स्प्रिंग दे रखे हो तो कोई समस्या ही नहीं है, ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, नीचे कर दो ऐड, उठा के यहां रख दो। m अपॉन ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, नीचे कर दो ऐड, ये ऊपर चला गया भाई, m के साथ आ जाएगा ये, यानी ये बन जाएगा ऐसा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ब्रैकेट में K1 प्लस K2 और अपॉन में K1 K2। किससे मैच होता दिख रहा है, d से। 2 पाई अंडर रूट m K1 प्लस K2 अपॉन में K1 K2, बिल्कुल सही है भाई, d से मैच होता दिख रहा है ये। डी हर्षल, अक्षय, नैतिक, अनबन, वंशिका, प्रीतम, अंजनी, पद्मजा, यथार्थ, अनुष्का, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, बढ़िया हो गया। समझ में आ गया क्या करना है, आसान है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बस पुट कर देना आपने। के नहीं पुट कर सकते, के इक्विवेलेंट पुट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और सवाल करेंगे भाई, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और सवाल करेंगे। आओ एक सवाल और कराता हूं आपको। के 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 टाइम पीरियड निकालो, टाइम पीरियड निकालो, जल्दी से जल्दी से, टाइम दे दिया मैंने आपको, करो करो, मैं साइड हो रहा हूं। उठाओ कॉपी पेन, चालू करो। ऑप्शन दे दूं, चल अब ऑप्शन देता हूं, फिर पोल लगवाता हूं। 2 पाई अंडर रूट m बाय 4k, 2 पाई अंडर रूट 4m बाय k, 1 बाय 2 पाई k बाय 4m, 1 बाय 2 पाई 4k बाय m। करिए। भाई इनफ टाइम दे दिया है, मुझे लगता है कि करेक्ट आंसर होने चाहिए ज्यादातर बच्चों के यार, है ना, नहीं तो दिल टूट जाएगा। नहीं मेरा तो नहीं, मेरा तो ऐसा ही रहता है, मेरा नहीं टूटता। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई अंडर रूट m बाय k, सही है। पर यहां पर k नहीं पुट कर सकते, हमको यहां पर पुट करना पड़ेगा k इक्विवेलेंट। अब चार के सीरीज में लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट के क्या बनेगा भाई, देखो चारों इक्वल है कि नहीं है, हां, तो के सीरीज के लिए के इक्विवेलेंट हमने निकाला था k बाय n, याद आ रहा है ना, जब सारे के सारे सेम होते हैं तो ये शॉर्टकट मैंने आपको अभी अभी बताया था, है ना, जब सीरीज में लगे हो तो के इक्विवेलेंट होता है k बाय n, n की जगह पर 4 रख देना है बस, हो गया, ये आ गया k बाय 4, के इक्विवेलेंट आ गया k बाय 4, उठा के यहां रख दे बेटा। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k की जगह पर क्या रखेगा बेटा, k बाय 4, k बाय 4, और ये 4 चला गया इसके साथ, तो ये बन गया 2 पाई अंडर रूट 4m बाय k। किससे मैच होता दिख रहा है,
बी से मैच होता दिख रहा है। मुकेश, अनबन, हेमा, सोनांचल, रोहित, अभिनव, कुणाल, वंशिका, शिवम, मिताली। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है, क्लियर है। आओ एक मिक्स्ड सवाल करते हैं, मिक्स्ड सवाल। मिक्स सवाल में देखो क्या हो रखा है, ये सिचुएशन है कि ऊपर छत के साथ दो स्प्रिंग लटके हुए हैं, के सेम है, फिर एक और स्प्रिंग और लटका हुआ है के तीन स्प्रिंग है टोटल, है ना, और नीचे एक एम मास है। आपको टाइम पीरियड निकालना है। कैसे करेंगे मैं समझा देता हूं, पर ओरली समझाऊंगा, करूंगा नहीं, करेंगे आप, मैं पोल लगाऊंगा, ठीक है, करेंगे आप। देख सुन, सबसे पहले इन दोनों को निपटा, इजीली निपटेगा, पैरेलल में है ना दोनों, ये दोनों पैरेलल में, सबसे पहले इनको निपटा, एक आंसर आएगा दोनों का निकल के। याद है जैसे रेजिस्टेंस में करते थे 10th में, दो रेजिस्टेंस दे रखे पैरेलल में, उनका सॉल्व करके एक निकालते थे, फिर उसका सीरीज के साथ, बस वैसे ही करना है। दो पैरेलल में दे रखे हैं, निपटाओ, एक आंसर आएगा, वो इसके साथ सीरीज में कैलकुलेट करो, बस टाइम पीरियड के फॉर्मूले पुट कर देना आपने। कर पाओगे? चलो देखते देखते करो। May I come in? Yes, I can come in. I come in. I full come in. देखो ये दोनों हैं पैरेलल में, पैरेलल का के 2k, पैरेलल का के 2k, तो ये हो गया 2k, उसके साथ एक और के, फिर एम मास, तो सीरीज में आ गए, एक 2k और के सीरीज में आ गया। सीरीज में आ गया तो आपको पता है जब दो स्प्रिंग सीरीज में होता है तो एक शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है, के इक्विवेलेंट निकालने का। क्या? ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, नीचे कर दो ऐड, कर दो फिर। K1 क्या है बेटा? 2k, K2 क्या है? K 2k के अपॉन में 2k प्लस k, है ना, ये हो गया 2k स्क्वायर अपॉन में 3k, एक k से एक k उड़ गया तो 2k/3 आ गया, ये k इक्विवेलेंट आ गया बेटा निकल के। एकदम क्लियर, कुछ नहीं है, मैथ है यार, सिंपल सी, है ना। k इक्विवेलेंट क्या आ गया? 2k/3। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाओ, 2 पाई अंडर रूट m/k, k नहीं लिख सकते, k इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? बढ़िया, तो 2 पाई अंडर रूट m/k इक्विवेलेंट क्या आया बेटा? 2k/3 आया, 2k/3, ये जो बाय का 3 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3m/2k आ जाएगा। किससे मैच हो रहा है? 3m/2k, डी से मैच होता दिख रहा है, डी से मैच होता दिख रहा है। बोलो भाई, बोलो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? सही, डी से मैच हो रहा है। देखते हैं आपका आंसर कहां मैच हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। रतन, हेमा, मुकेश, अभिनव, शिवम, प्रीतम, राशु, कुणाल, मिताली, आबिश, अली। चलो जी, बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आया समझ में? फिर से समझाऊं, दो स्प्रिंग है पैरेलल में, पैरेलल में तो सीधे से फॉर्मूला लगता है के 2k हो गया, तो ये 2k आ गया, 2k और k। अब ये सीरीज में है तो सीरीज के लिए हम तो सीधे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अपने को याद है दो स्प्रिंग का, नहीं तो आपको 1/1 करना पड़ेगा, वो कर लो, आपकी मर्जी है। तो 2k/3 आ गया, उसको k इक्विवेलेंट में लाके रख दिया आपने, खत्म। ये जो टॉपिक आपको अब करवा रहा हूं, स्प्रिंग का कट कर देना, स्प्रिंग को काट देना, ये नीट और जेई के सिलेबस में है, स्कूल लेवल पर इसको नहीं करवाया जाता, ठीक है ना। तो आपकी इच्छा स्कूल लेवल पर पढ़ाई करने की हो तो आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ये थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके और स्पीकर बंद करके बैठ सकते हैं, ठीक है नहीं। जो जेई पढ़ेंगे,
जो नीट पढ़ेंगे उनके लिए है, एनडीए वालों के लिए भी नहीं है, कतई नहीं, दूर दूर तक नहीं आता एनडीए में टॉपिक, ठीक है ना। ये नीट और जेई वालों के लिए स्पेशल टॉपिक है, ठीक है जी। वो मेरी आदत है पढ़ाने की और बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक है तो मैं इसको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं भाई, एक स्प्रिंग है, ठीक है, के फोर्स कांस्टेंट है इसका, या स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो मर्जी कह लो, और इसकी लेंथ एल है, लंबाई इसकी एल है। ऐसे में लंबाई नहीं लेनी चाहिए, वैसे तो पूरा ही लंबा होता है, वो पूरी लेंथ ही ऐसी है, वो घूमी घूमी वो लेंथ है, लेकिन कोई बात नहीं। अब सपोज करते हैं कि हमने इस स्प्रिंग को कट कर दिया, हमने इस स्प्रिंग को क्या कर दिया, कट कर दिया। तो स्प्रिंग को कट करने से होगा क्या, बात यह कि स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो उससे होता क्या है, आइए समझिए। भाई आपको याद होगा कि एक तो इसका एरिया नहीं चेंज होगा। भाई जब स्प्रिंग के दो टुकड़े हो जाएंगे, बात को समझना, जब स्प्रिंग के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, है ना, तो क्या चीज में कमी आएगी और क्या चीज में कमी नहीं आएगी। तो सर सीधी सी बात है कि पहले जो भी एरिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितनी भी तार की मोटाई थी, वो तार की मोटाई अब भी उतनी रहेगी, यानी ए चेंज नहीं होता, है ना, ए रिमेन सेम, है ना। ए तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ए तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक चीज और भी है जो सेम रहेगी, क्या गेस कर सकते हो, मैं चैट ऑन करता हूं, मैं चैट ऑन करता हूं, एक चीज और भी है जो सेम रहेगी, गेस कर सकते हो। एक तो एरिया सेम नहीं रहेगा, एक सेम रहेगा, उसके अलावा एक चीज और है जो सेम रहेगी, क्या गैस हो पाएगी आपसे, क्या गैस हो पाएगी, क्या गैस हो पाएगी, क्या वो चीज है, क्या वो चीज है जो और कांस्टेंट बनी रहेगी। नहीं बेटा, के में चेंज आएगा। आपकी कोशिश अच्छी है, आपकी कोशिश को सलाम, आपकी कोशिश को सलाम। के में चेंज आता है, ठीक है, के में चेंज आएगा। मैं बताता हूं किस में चेंज नहीं आएगा। चेंज नहीं आएगा तो वो चीज है यंग्स मॉडुलस में। सर वो कहां से आ गया यहां? आपको याद होगा हमने जब रॉड को एज अ स्प्रिंग मान करके पढ़ा था, यादों की बारात, तो यादों की बारात से मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाना चाहता हूं, वाई ए बाई एल। किस किस को ये फॉर्मूला याद है, सच्चे दिल से बताना मुझे। जो बच्चे रिवाइज कर रहे होंगे ना, पक्का उनको याद होगा, पक्का उनको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, जो रिवाइज कर रहे होंगे। सॉलिड चैप्टर का फॉर्मूला है बेटा, ये सॉलिड्स के अंदर पढ़ा था हमने। यहां पे वाई यंग्स मॉडुलस होता है, याद कर लो, आराम से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही यादों की बारात है। ये वाई के भी है, ये वाई के भी है, यादों की बारात है। ये जो के होता है ना बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट के, वो वाई ए बाय एल होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, वाई भी चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मटेरियल सेम है। भाई जो स्प्रिंग कॉपर का था, मान लो बीच में से काटा तो अब भी तो कॉपर के ही है दोनों टुकड़े। 3 टुकड़े होंगे तो तीनों कॉपर के ही तो टुकड़े होंगे। 10 टुकड़ों में काट दिया स्प्रिंग को तो 10 के 10 टुकड़े कॉपर के ही तो होंगे ना। तो यंग्स मॉडुलस में चेंज नहीं आने वाला, एरिया में चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि हमने स्प्रिंग को ऐसे तो नहीं काटा, मतलब ऐसे तो कैसे ही काटेंगे, तार है बेसिकली वो, तो तार तो ऐसे तो कटेगी तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल, है ना। तो इसलिए एरिया की बात भी नहीं करते यहां पर और वाई की बात भी नहीं करते। ये दोनों चीजें कांस्टेंट होती है बेटा, ये दोनों चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो मुझे बताओ फिर चेंज किस किस में है, प्रोपोर्शनैलिटी किसके बीच में रहेगी, लड़ाई किसके बीच में रहेगी भाई, लड़ाई रहेगी के और एल के बीच में। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो सीधी बात, लेंथ बट गई है भाई। सपोज करो कि पहले लेंथ एल थी और बीच में से आधा आधा कर दिया तो लेंथ रह गई एल बाय 2 और यहां भी लेंथ रह गई एल बाय 2। तो बेटा कोई भी एक स्प्रिंग अगर होगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट डबल नहीं हो जाएगा। अरे लेंथ कम हो गई है तो के बढ़ना नहीं चाहिए, क्या बढ़ना चाहिए, तो पहले के था अब ये 2K हो जाएगा, 2K। प्रूव करूं, आजा प्रूव करता हूं, आजा आजा प्रूव करता हूं, तुझे प्रूव चाहिए, आजा प्रूव करता हूं। देख, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, ठीक। क्या मैं लिख सकता हूं, L को ऊपर ले जा बेशक या जैसे मर्जी लिख सकता हूं, K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2। अब ये करना तो आपको आना चाहिए यार, ये तो हजारों बार कर चुके हैं, हजारों बार, इस पूरे साल में हजारों बार ये चीज पहले लेक्चर से शुरू हो गए थे करना। पहले लेक्चर में हमने यूनिट्स में ऐसा किया था, मैग्नीट्यूड को और यूनिट को हमने ऐसा NU को कांस्टेंट लिया था, है ना। पहली क्लास से करने लगे थे भाई, ये यूनिट्स एंड डायमेंशन जब पढ़ा था उस पहली क्लास से चालू कर दिया था करना हमने। तो ये तो आपको आना चाहिए करना, है ना। यहां इससे ये बनाना तो आपको आना चाहिए, आ गया। अब K1 क्या है, पुराना वाला K, L1 क्या है, पुराना वाला L,
K2 क्या है, नया वाला K, अभी पता नहीं क्या है, 2K है, तुम यकीन नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मैं प्रूव कर देता हूं। तो 2K नहीं मानते मत मानो, K डैश मान लो। 2K नहीं मानते तुम्हारा है, K डैश मान लो। लेंथ बता कितनी है, लेंथ कितनी हो गई फाइनली, किसी भी एक टुकड़े की लेंथ बताओ, L/2 है, L/2 है। तो देख L से L उड़ गया, ये 2 जाएगा इसके साथ, तो 2K बन गया। बना के नहीं बना, K डैश 2K आगे के नहीं आ गया। तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। स्प्रिंग 3 हिस्सों में कटेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट 3 गुना बढ़ जाएगा, 3K 3K 3K, L/3 L/3 L/3, और वो 3K 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 हो जाएगा। समझ गए, 10 टुकड़ों में बट गया तो L/10 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 10 बार। ऐसे ही हर स्प्रिंग का टुकड़ा जो बचेगा वो 10K 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 से बढ़ जाएगा। ध्यान रहेगी ये वाली बात, ध्यान रहेगी ये वाली बात, ठीक है जी। तो जब हम स्प्रिंग को काटते हैं, व्हेन स्प्रिंग इज कट, जब स्प्रिंग को कट करते हैं, ठीक है, लेंथ डिक्रीजेस, है ना, लेंथ घट जा रही है और स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस, स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। हजम करो, हजम करो, कट करने से क्या होता है, हजम करो, ठीक, बढ़िया। आओ एक सवाल पे चले, 2003 का सवाल है, 2003 पढ़ूंगा मैं, सॉल्व आप करोगे। कह रहा टाइम पीरियड ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज T। एक स्प्रिंग को लटका, एक स्प्रिंग से लटका रखा है m मास को, m मास को, कह रहा टाइम पीरियड ऑसिलेट करने का T है, दुम 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 ये करेगा, है ना, तो T है उसका टाइम पीरियड। कह रहा है द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, खट 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 4 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया और सेम मास से सस्पेंड कर दिया किसी एक पार्ट को, किसी एक पार्ट को सेम ही मास से सस्पेंड कर दिया, सेम मास, m मास था, m ही मास से कर दिया, तो भाई T डैश बताइए कितना होगा। वो आपसे अल्टीमेटली टाइम पीरियड निकलवाना चाह रहा है हर जगह पर। देखो उसको K इक्विवेलेंट में इंटरेस्ट नहीं है, उसको K इक्विवेलेंट में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट है टाइम पीरियड निकाल तू, तो टाइम पीरियड निकलवा रहा तुमसे हर बार, है ना। पहले K इक्विवेलेंट निकालो फिर टाइम पीरियड निकालो, 4 में से एक ऑप्शन होगा, देखते क्या करते हो, देखते क्या करते हो, ट्राई करो। आओ बेटा, समय समाप्त, अब करते काम की बात। लेंथ L थी, स्प्रिंग कांस्टेंट K था, लेंथ अब L नहीं रही, L/4 हो गई है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा 4K हो जाएगा, इसमें कोई शक तो नहीं है। और इसको स्कूल लेवल पर आपने तैयार भी नहीं करना, अरे अच्छा चलो करना भी हो तो कोई बड़ी चीज तो नहीं, इसको K डैश ले सकते हो, है ना। और दोनों को कंपेयर करने के लिए सीधा सीधा इक्वेशन लगा सकते हो, K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2, है ना। वैसे तो स्कूल लेवल पर आपने इतना लंबा चौड़ा काम करना नहीं, आप समझ जाओगे, लेंथ को 4 से घटाया है तो K 4 से बढ़ाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी K1 को तू K ले ले बेटा, L1 को तू बेटा L ले ले, K2 को तू K डैश ले ले, और L2 को L/4 ले ले, L से L उड़ा दे, 4K आ गया बेटा, आ गया, कोई समस्या नहीं, नहीं सर कोई समस्या नहीं, बस ये तेरा K इक्विवेलेंट आ गया नया वाला। टाइम पीरियड निकाल जरा, टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, 2π√m/ K डैश, और K डैश क्या है 4K, K डैश क्या है 4K, हाँ या ना बोल, हाँ सर। अब देख रूट से 4 जब बाहर निकल के आएगा तो 2 बन जाएगा, मैं गलत तो नहीं कह रहा, रूट में 4 पड़ा है,
हाँ पढ़ा है। रूट से बाहर निकलेगा तो 2 रह जाएगा। हाँ सर सही कह रहे हो। तो ये एक हाफ रह जाएगा और बाकी सब वैसे का वैसा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, और यही आपका नया वाला टाइम है ना, हाफ, और ये आपका पुराना वाला टाइम है कि नहीं भाई? ये वही तो होगा। के और एल को यूज करते हो, एम को यूज करते हो, टाइम पीरियड यहां लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के ही तो लिखोगे ना। तो ये क्या है? ये पुराना वाला टी तो 2 पाई इंटू एम बाय के, 2 पाई इंटू एम बाय के क्या पुराना वाला टी है, तो ये आ गया टी बाय 2। टाइम पीरियड इज टी बाय 2। क्लियर है? सी ऑप्शन सही है, टी बाय 2। ठीक है। रूट से बाहर तो निकालोगे ना, रूट से बाहर नहीं निकालोगे क्या उसको? हाँ, रूट से बाहर नहीं निकालोगे क्या? निकालना पड़ेगा ना बेटा। रतन, हर्षल, सुमित, अक्षय, सोनांचल, रोहित, नैतिक, अभिनव, मिताली, यथार्थ। बढ़िया जी। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन की शक्ल देख के हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो फलानी चीज एसएचएम है या एसएचएम नहीं है। ठीक है, इक्वेशन की शक्ल देख के तो हम आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं कि ये फलानी इक्वेशन एसएचएम की है भी कि नहीं। ये नीट और जेई का फेवरेट टॉपिक है। स्कूल लेवल पर भी आता है, एनडीए में नहीं आता। स्कूल लेवल पे भी आता है लेकिन नीट और जेई में फेवरेट है, फेवरेट। एसएचएम को आइडेंटिफाई कैसे करें, मैं आपको सबसे पहले डिफाइन करता, तरीका बताता हूं कि एसएचएम को आइडेंटिफाई करते कैसे हैं। देखो, एसएचएम बेसिकली क्या होता है, मैथमेटिकली डिफाइन करें ना अगर इसको, है ना, तो इट मस्ट बी singular function of साइन और कोसाइन वेव। साइन या कोसाइन वेव का सिंगुलर फंक्शन होना चाहिए। अब सर सिंगुलर फंक्शन का मीनिंग क्या है, तो समझाऊंगा सिंगुलर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है। अभी मैथमेटिकली समझो आप इस बात को कि साइन और कोसाइन फंक्शन अगर कहीं पे भी दिख जाए एसएचएम है वो पक्का। ठीक है, अब मैं चैट ऑन करूंगा और कुछ यहां पर एग्जांपल्स लिखूंगा, आपको मुझे बताना है कि वो एसएचएम है या एसएचएम नहीं है। ठीक है, चैट ऑन कर रहा हूं और सबसे पहला जो मैं लिखना चाहता हूं वो लिखना चाहता हूं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एसएचएम है या नहीं है, यस और नो लिखना बेटा और कुछ नहीं। ठीक है, यस और नो लिखना, इसके अलावा कुछ नहीं। यस और नो लिखना, इसके अलावा कुछ नहीं। यस और नो लिखना, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ जी, ए साइन ओमेगा टी एसएचएम है या नहीं है? एसएचएम है कि नहीं है? है बिल्कुल है भाई, साइन फंक्शन है यार, साइन फंक्शन है, एसएचएम तो होगा। हाँ जी एसएचएम है, बिल्कुल है, एसएचएम है। ये बताओ y इज इक्वल टू ए साइन 3 ओमेगा टी एसएचएम है या नहीं है? यस और नो, यस और नो, एसएचएम है कि नहीं है? थर्ड, x इज इक्वल टू 2 कॉस ओमेगा 3t एसएचएम है कि नहीं है? एसएचएम है कि नहीं है? थर्ड वाला एसएचएम है या नहीं? थर्ड वाला x इज इक्वल टू 2 कॉस ओमेगा 3t एसएचएम है कि नहीं है? फोर्थ x इज इक्वल टू a tan ओमेगा टी एसएचएम है या नहीं है? एसएचएम है या नहीं है? फिफ्थ, x इज इक्वल टू a लॉग या ln लिखते हैं, नेचुरल लॉग ओमेगा टी एसएचएम है या नहीं है? मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स। सिक्स्थ x इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ओमेगा टी, e की पावर माइनस ओमेगा टी एसएचएम है या नहीं है? बताओ 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 बेटा,
SHM है, SHM है, SHM है, SHM नहीं है, SHM नहीं है, SHM नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि ये सिंगल फंक्शन साइन का है, सिंगल फंक्शन साइन का है, सिंगल फंक्शन कॉस का है, साइन हो या कोसाइन हो वो SHM है। साइन कोसाइन SHM है, इसके अलावा कोई फंक्शन आएगा SHM नहीं है। tan SHM नहीं है, log वाहियात तरीके से SHM नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाहियात तरीके से SHM नहीं है। मैं तो ये कहूंगा SHM तो है ही नहीं, SHM तो है ही नहीं। ये तो पीरियोडिक भी नहीं है, ये तो पीरियोडिक भी नहीं है, ये भी मतलब अपनी वैल्यूज रिपीट भी नहीं करते। ये तो अपनी वैल्यूज रिपीट भी नहीं करते। इनका तो ग्राफ ऐसे चढ़ता जाता है यूं एक्सपोनेंशियल वाला, और लॉग वाला ऐसे गिरता जाता है। एक्सपोनेंशियल वाला ऐसे चढ़ता जाता है और लॉग वाला ऐसे गिरता जाता है। हां, लेकिन tan वाला SHM तो नहीं है, SHM तो नहीं है, लेकिन पीरियोडिक जरूर है। माने इसकी वैल्यू रिपीट तो होती है ना भाई, इसकी वैल्यू रिपीट तो होती है ना। जो tan 0 होगा वो tan 360 भी होगा, है कि नहीं? तो ये तो है, मतलब tan की जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होती है, बाकी सब तो SHM है ही है। देखो cos आ रहा है, कुछ भी आए अंदर, साइन आ रहा है, कुछ भी आए अंदर, साइन आ रहा है, कुछ भी आए अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, मतलब वाहियात, एकदम वाहियात वाले फंक्शन है ये तो। SHM तो दूर दूर तक नहीं है, ये तो पीरियोडिक भी नहीं है, ये तो रिपीट भी नहीं करते अपनी वैल्यूज को। ठीक ठीक। अब मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख के दिखाता हूं, आप मुझे बताना आपको क्या लगता है वो SHM है या SHM नहीं है। ठीक है, एक फंक्शन आपके सामने मैं लिख के दिखाता हूं। फंक्शन कुछ ऐसा है, x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। हां जी, क्या लगता है, क्या लगता है SHM है या नहीं है? एक ही क्वेश्चन में दोनों है, साइन और कॉस दोनों है, बताइए। चैट ऑन, चैट ऑन। साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, SHM है या नहीं है? SHM है या नहीं है? SHM है या नहीं है? जनता बटी हुई दिख रही है, जनता बटी हुई है भाई। सिंगुलर फंक्शन वाली बात को लेके लगता है सीरियस हो गई है जनता। है ना जनता? जनता जो नो बोल रही है, जनता जो नो बोल रही है, जनता वो इसको लेके परेशान है ना, वो इसको लेके परेशान है ना कि सर सिंगल सिंगल चलेगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं, या तो साइन होगा या कॉस होगा, दोनों नहीं हो सकते सर, दोनों नहीं हो सकते। यही बात है कि नहीं? यही बात है कि नहीं? हाँ, देगा देगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम एकदम गलत दिमाग चलाया है। सिंगुलर फंक्शन का मीनिंग तो समझाया नहीं मैंने अभी तक, है? तुम दिल से लगाए बैठे हो कि सिंगल नहीं है सर, देखो दो दो आ गए सर। अब यार आजा सिंगुलर फंक्शन बना के दिखाऊं इसको, आजा देख देख। सुन, एक काम कर, इसको सिंगल फंक्शन बनाऊंगा अभी। मैथ टॉपर 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में पढ़ाई नहीं था तो कहां से होता। ठीक है, हाँ 12वीं में भी बहुत अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे, मतलब मेरे फुल मार्क्स आए थे। मैं तो ये कहूंगा 12वीं के बोर्ड में मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स थे, 100 नहीं थे, लेकिन मैं जितना करके आया था उतने ही नंबर आए हैं। 82 मार्क्स का करके आया था और 82 मार्क्स ही आए हैं मेरे। 18 नंबर का छोड़ के आया था पेपर में, 100 नंबर का पेपर होता है मैथ का, ठीक है ना। मैं 18 नंबर करके ही नहीं आया था। 18 नंबर में पता क्या था, इंटीग्रेशन थी पूरी, और पूरी इंटीग्रेशन गोल थी बिल्कुल मेरी। क्यों गोल थी? कारण अब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा बहाने हैं, पर बहाना नहीं है, मजबूरी थी। मजबूरी यह थी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का 11th का कोर्स बहुत सारा लैकिंग था। आपको मैंने बताया हुआ कि 12वीं में 11वीं पढ़ी थी मैंने, तो आपको क्या लगता है कहीं और से 24 घंटे लाता था क्या मैं? उन्हीं 24 घंटों में ही टाइम निकालना पड़ता था भाई। तो कुछ जगह पर सेक्रीफाइस करना पड़ा मुझे, तो मैथ के साथ मैंने सेक्रीफाइस करा, तो मैथ का एक पूरा यूनिट छोड़ दिया मैंने इंटीग्रेशन का। और आप कभी 12वीं की मैथ की किताब उठा के देखना, इंटीग्रेशन पर 11 एक्सरसाइज है, 11, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक चैप्टर और भी है, AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो मुझे पूरा आता था। वो बड़ा एप्लीकेटिव चैप्टर है, वो फिजिक्स वालों को आता है, जिसकी फिजिक्स अच्छी होती है उसको AOI आता है। लेकिन मुझे कोर इंटीग्रेशन नहीं आती थी। कोर इंटीग्रेशन, जो हार्ड कोर इंटीग्रेशन होती है ना, वो 12वीं क्लास वाली, वो छोड़नी पड़ी मुझे। मैंने सीखी ही नहीं, मैं उन क्लासेस में गया ही नहीं, क्योंकि वो क्लासेस का जो समय था वो मेरी 11th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस के साथ क्लैश कर रहा था।
तो मैंने चुना फिजिक्स और केमिस्ट्री को, और मैथ का इंटीग्रेशन का चैप्टर मैंने पूरा जला डाला समझ लो। और जला डाला तो ऐसा जला डाला कि मैं दोबारा उठा ही नहीं पाया। तो जब नहीं उठा पाया तो फिर वो बोर्ड में मैं पूरा छोड़ करके आया। अब आप सोचोगे सर अटेम्प्ट तो कराते, अरे लेंदी बड़ा था पेपर यार, अटेम्प्ट तो मैं कराता, कुछ ना कुछ तो लिख ही आता, पर मैं कुछ नहीं लिख के आया। इंटीग्रेशन का ये साइन तक नहीं बना के आया मैं। इंटीग्रेशन का ये साइन तक नहीं बना के आया मैं 12वीं बोर्ड मैथ्स के अंदर। नहीं तो मैथ अच्छी थी मेरी यार बहुत। आप 12वीं पढ़ोगे ना जब इंटीग्रेशन, तब पता चलेगा आपको। ये फिजिक्स वाली इंटीग्रेशन तो बहुत हल्की होती है, जो फिजिक्स में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना फंक्शंस को, ये हल्की इंटीग्रेशन है बहुत। लेकिन जब आप मैथ्स वाली इंटीग्रेशन पढ़ोगे 12वीं की, 11 एक्सरसाइज है, 11, एक मिसलेनियस भी है, उसमें से भी सवाल आते हैं। और फिर आरडी शर्मा अलग से करते थे हम 12वीं की, आरएस अग्रवाल ये भी करते थे, आरडी ऑब्जेक्टिव भी करते थे। जो जिनको जेई की तैयारी करनी होती थी वो आरडी ऑब्जेक्टिव भी करता था। तो हमने तो खूब किताबें लगाई है, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं छू पाया मैं, छू ही नहीं पाया, एकदम सर्र से निकल गई वो, कर नहीं पाया उसको। और बाद में मौका लगा नहीं कि दोबारा से सीखूं इंटीग्रेशन को बैठ करके, है ना, क्योंकि कॉलेज लेवल पर इतनी ज्यादा यूज हुई नहीं, और नहीं हुई तो हमारा काम चल गया। अगर काम नहीं चलता तो सीखनी पड़ती भाई, लेकिन काम चल गया उसके बिना भी, है ना। लेकिन फिर भी मतलब वो चीज मेरी जिंदगी से मिस हो रखी है। आज तक मैं सोचता हूं यार कि क्या किया है मैंने। तो मैं 82 मार्क्स का पेपर करके आया था, और 83rd मार्क्स का अटेम्प्ट भी नहीं किया। मतलब एक और मार्क के लिए मैंने कुछ लिखा तक नहीं पेपर में। मैं कहा 82 मतलब 82, शीट बंद, सबमिट, और 82 मार्क्स ही है मेरे मैथ में। ऐसी थी मेरी मैथ, जितनी मैं कराऊं उतनी पक्की है शुरू से ही ऐसा था, 8वीं से ही ऐसा था, 8वीं 9वीं 10वीं सारी ऐसे ही निकली है मेरी, जितना मैं कराया वो पक्का है। आओ जी, इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। ये लग रहा होगा आपको कि डुअल फंक्शन है, डुअल फंक्शन नहीं है, ये डबल फंक्शन ही, सिंगुलर फंक्शन ही है। दिखाता हूं कैसे। आप एक काम करोगे, आप मेरी बात मानोगे, और मेरी बात मान करके √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो। इसको कर दोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई समस्या तो नहीं? कर दोगे? ठीक है। ऐसा करने से कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं होती। इस √2 को अंदर ले जाओ, इस नीचे वाले √2 को अंदर ले जाओ। नीचे वाला √2 जब अंदर जाएगा, ये ऊपर वाला √2 तो यहीं रह गया, ऊपर वाला √2 यहीं छोड़ दो, नीचे वाला √2 अंदर ले जाओ और दोनों के साथ लगा दो। यानी ऐसे, साइन ओमेगा टी इंटू 1/√2 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू 1/√2। बढ़िया लिख सकता हूं कि नहीं? ऐसे चेक कर लो आराम से भाई। बहुत सारे बायो वाले बच्चे भी हैं और मैथ के कच्चे भी हैं। मतलब ये नहीं बोल रहा कि बायो वाले मैथ के कच्चे हैं, जिन्होंने मैथ ले रखी है वो भी मैथ के कच्चे हैं। तो जो मैथ के कच्चे हैं या जो बायो के बच्चे हैं, वो दोनों आराम से देख लें क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं, मुझे अलाउड है कि नहीं करना। √2 एक ऊपर वाला बाहर छोड़ दिया, नीचे वाला √2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। तो साइन ओमेगा टी के साथ 1/√2 मल्टीप्लाई हो गया, कॉस ओमेगा टी के साथ 1/√2 मल्टीप्लाई हो गया। एक बात बता, क्या 1/√2 को साइन 45 कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं सर। और cos 45 भी कहते हैं। हां, क्या बात कर रहे हो सर, सही कह रहे हो सर। हां, तो 1/√2 को बेटा जी ध्यान देना, एक तो यहां पर साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, और 1/√2 को मैं लिख सकता हूं cos 45 डिग्री। लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं सर। प्लस cos ओमेगा टी लिखा हुआ है, और मैं इसको लिख सकता हूं साइन 45 डिग्री। यस और नो? लिख सकता हूं कि नहीं? बेटा क्या ये साइन है कॉस बी प्लस कॉस है, साइन भी नहीं है क्या? आइडेंटिटी करवाई हुई है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लियो जाके बेसिक मैथ में, मैं नहीं करवाई है। बबुआ ओपी सर ने तो करवाई ही होगी, उनकी तो ट्रिग्नोमेट्री की पूरा चैप्टर है। मैंने भी आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाई है बेसिक मैथ में। वहां मैंने आपको यह बताया था कि भाई एक आइडेंटिटी होती है जिसको बोलते हैं साइन ए प्लस बी। पता है कि नहीं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देख ए प्लस बी, यानी ए बी। साइन ए है ओमेगा टी तो कॉस 45 है, वो बी हो गया। फिर कॉस ए है वो ओमेगा टी हो गया, और साइन 45 यानी साइन बी 45 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूं, देखियो, √2 फिर ब्रैकेट साइन ए प्लस बी
साइन ए प्लस बी, ए क्या है, ए है ओमेगा टी, और प्लस में क्या लिखेंगे बेटा 45 डिग्री। एक सिंगुलर फंक्शन बन गया ये तो, चेक कर ले बेटा, चेक कर ले, बन गया नहीं बन गया सिंगुलर फंक्शन। बता दे एसएचएम है कि नहीं है। अब तो जनता नहीं बटेगी, अरे अब तो जनता नहीं बटेगी, फेज एंगल आ गया, फाइ है ये, फाइ, ये देख ये देख ये देख ये देख। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये मैच नहीं हो रही क्या इक्वेशन, ये कंपेयर नहीं हो पा रही, एक्स से एक्स, ये एम्पलीट्यूड हो गया, साइन साइन है, ओमेगा टी है, प्लस में ये 45 डिग्री क्या, ये फाइ है। बता दो एसएचएम है कि नहीं है, ये है एसएचएम है, बिल्कुल है, समझ गए ना, दिस इज ऑल्सो एसएचएम, एसएचएम है। समझ में आया, ठीक है, ये एसएचएम है बेटा। तो सर फिर क्या एसएचएम नहीं होगा, ये तो एसएचएम है, क्या एसएचएम नहीं होगा, तो सुनो जुगाड़ बताता हूं, सुनो जुगाड़ सुनो, आरडीएक्स सुनो, आरडीएक्स तरीका सुनो। अगर साइन के अंदर और कॉस के अंदर सेम ओमेगा ना हो तो ये एसएचएम नहीं होंगे, तब इनको बोलते हैं डुअल फंक्शंस। अभी ये सिंगुलर फंक्शन ही है, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, देख, x इज इक्वल टू, सोचियो टू साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, प्लस 3 कॉस 2 ओमेगा टी। अगर ऐसे लिखा हुआ है ना तो एक बार चेक कर लियो दोनों का ओमेगा सेम है कि नहीं, मतलब थीटा के अंदर थीटे सेम होने चाहिए, थीटे सेम होने, क्या थीटे सेम है, क्या दोनों में थीटे देख लो, एंगल देख लो दोनों में, यहां ओमेगा टी या 2 ओमेगा टी है, ये एसएचएम नहीं है। ये तरीका है पता करने का, ये एसएचएम नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। या तो मैंने तिगड़म लगा ली ना, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करके दू करके कुछ ले आया यहां पे, मैं यहां मैं नहीं ला पाऊंगा, या मैं कोशिश भी करूंगा ऐसी तो कोशिश सफल नहीं होगी, कोशिश मेरी असफल रहेगी, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ क्या ये एसएचएम है क्या, 3 साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 कॉस 2 ओमेगा टी। चैट ऑन कर रहा हूं, जवाब चाहिए मुझे आपसे, अगर बात समझ में आ जाएगी तो जवाब भी सही होगा, अगर बात समझ में आ जाएगी तो जवाब भी आप सही दोगे। क्या ये एसएचएम है, क्या एसएचएम है, क्या ये एसएचएम है, हाँ है, ये एसएचएम है, देख 2 ओमेगा टी, यस दिस इज एन एसएचएम, ये एक एसएचएम है। आरडीएक्स ही यही है भाई, पकड़ने का तरीका यही है, साइन के अंदर कॉस के अंदर अगर सेम एंगल दिख रहे हैं तो एसएचएम है, और अगर नहीं दिख रहे तो एसएचएम नहीं है। तरीका यही है पकड़ने का, ठीक है, तरीका यही है पकड़ने का, ठीक है। अच्छा ये बता दो एक बार और, एक इसका और बता दो मुझे, y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, एसएचएम है या नहीं है, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, एसएचएम है या नहीं है, एसएचएम है या नहीं है, एसएचएम है या नहीं है, है बेटा, माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एसएचएम है। अच्छा इसका और बता दो, y इज इक्वल टू 3 कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 2 साइन 3 ओमेगा टी, एसएचएम है या नहीं है, एसएचएम है या नहीं है, एसएचएम है या नहीं है, बता दो, एसएचएम है या नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, थीटे चेक कर लो भाई, थीटे चेक कर लो, ये 2 ओमेगा टी है, ये 3 ओमेगा टी है, एसएचएम नहीं है, समझ गए। अच्छा क्या ये पीरियोडिक है, क्या ये पीरियोडिक है या वो भी नहीं है, तो आंसर है हाँ पीरियोडिक है, पीरियोडिक तो है भाई, साइन और कॉस की वैल्यूज आएंगी तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी आइडेंटिटी आएगी ना तो
पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक होने के चांसेस हैं, ठीक है ना, पीरियोडिक तो है, मतलब अपनी वैल्यूज को रिपीट तो करेगा, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ये नहीं होगी, ठीक है, क्लियर है बात। चलो जाते जाते फिर खत्म करते करते एक लास्ट चीज को और डिस्कस कर लेते हैं कि बेटा कभी भी अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है, क्या ये एसएचएम है? तो कोई शक तो नहीं है, पक्का एसएचएम है बेटा। साइन के अंदर भी जो एंगल है, कॉस के अंदर भी वही एंगल है। क्या ये कन्वर्टेबल है? बिल्कुल 100% कन्वर्टेबल है, 100% हम इसको एक सिंगल फंक्शन में ला सकते हैं, तो दिस इज एसएचएम, ठीक है ना। तो ये भी एसएचएम की इक्वेशन है। अच्छे नहीं बता पाते ये बात, मजाक नहीं कर रहा, अच्छे बात नहीं बता पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे पूछ के देख लेना। आप अपनी क्लास में जाना, और क्लास में कोई किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होगा XYZ, कोई पढ़ रहा होगा ABC, कोई पढ़ रहा होगा PQR, है ना, ऑफलाइन जा रहे होंगे कहीं पढ़ने के लिए आपके कोचिंग वाले, एक बार ये क्वेश्चन लिख करके उनसे पूछना कि भाई बताओ ये एसएचएम है कि नहीं है, और है तो बता कैसे है, क्या पता तुक्का मार दे, करके खेल करके देख लेना एक बार। और टीचर के साथ मत करना बेटा ये खेल, कहीं स्कूल वाली मैडम को पकड़ लो कि मैडम बताइए एसएचएम है कि नहीं है, बताओ। स्कूल वाली मैडम का खेल मत करना, आपस में खेल करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। स्कूल वाली मैडम की जो क्या बोलते हैं फीलिंग्स हैं, वो हर्ट नहीं करने का, ठीक है, स्कूल वाली मैडम की फीलिंग्स को नहीं हर्ट करने का, समझ गया, ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि हाँ ये एसएचएम तो है, ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता होगा। फिर अगर ये एसएचएम है तो क्या इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? x इज इक्वल टू ए डैश, उसको एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, ए डैश को एम्पलीट्यूड बोल लो, है ना। अच्छा, और फिर क्या, साइन ओमेगा टी प्लस फाइ लिखा जा सकता है ऐसे? तो हां लिखा जा सकता है। और इसका सीधा फॉर्मूला मैं आपको देता हूं भाई, ठीक है ना, कि आप अगर इसका ए डैश निकालना चाहते हो ना, ए डैश, तो आपने कुछ नहीं करना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है, समझ गए। और अगर आप बेटा ये फाइ निकालना चाहते हो ना, आप इसका टेन फाइ ले लो, और टेन फाइ को बी बाय ए कर दो, बी बाय ए, ये वाला बी, कॉस वाला बी और साइन वाला ए, बस और कुछ नहीं करना आपने, ये कर लियो, ये जो मैं बोल रहा हूं कर लियो। अच्छा चल इसको लगा के देखते हैं, ये जो मैंने जुगाड़ बताया, ये एसएचएम का जो मैंने ये आरडीएक्स आपको बताया है, सीधा जो चीज मैंने आपको बताई है, इसको लगा के देख लेते हैं, है ना। तुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं लगा के दिखाता हूं। हमारी वो इक्वेशन क्या थी जो मैंने क्वेश्चन बना के दिया था आपको? सबसे पहले मैंने आपसे कहा था x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है प्लस कॉस ओमेगा टी है, बताइए एसएचएम है कि नहीं। मेरा पहला सवाल आपसे यही था ना भाई, पहला सवाल जो मैंने उठाया था वो यही उठाया था ना। और आंसर एंड में क्या निकल के आया था? एंड में आंसर क्या निकल के आया था? x इज इक्वल टू √2 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। आ रहा याद? यही था। अरे मैच करा देता हूं गजनी कहीं के, यहां देख एक नंबर गजनी आइटम कहां गया, ये देख x इज इक्वल टू √2 साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, यही था कि नहीं? आ इसमें पुट करके देख, जो चीज मैंने तेरे को बताई उसमें पुट करके देख, है ना। देख x इज इक्वल टू ए डैश साइन ओमेगा टी प्लस फाइ, यही निकालना चाहते हो? हां सर हम यही निकालना चाहते हैं, ठीक है, आजा ए डैश ले ले। फिर ए डैश क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है बेटा। ए और बी क्या है यहां पर? दोनों 1 है बेटा, दोनों 1 है। कोई आगे कोफिशिएंट लिखा है क्या साइन के सामने? नहीं लिखा, तो ये 1 है, ये भी 1 है, 1 है दोनों, है ना। ये ए ये बी दोनों 1 है, सही। तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या आ गया बेटा? 1 और 1 2, √2। बोल √2 आया था कि नहीं आया था? अभी लिखा था ना √2, यहां पर √2 आया था कि नहीं आया था? और देख फाइ भी निकालता हूं, फाइ भी ले, पकड़ फाइ पकड़, टेन फाइ बी बाय ए, है ना, टेन फाइ बी बाय ए, बी क्या है? वो भी 1, ए भी 1/1। तो 10 की वैल्यू 1 कब होती है? जब फाइ 45 डिग्री होता है। हाँ या ना बोल दे, लल्लू लाल कहीं के, बोल दे, यही लिखा था कि नहीं? तो ये जुगाड़ फिट है कि नहीं है? एकदम फिटम फिट जुगाड़ है, एकदम फिटम फिट जुगाड़ है। लिख दो, पुट कर दो इसके अंदर, सब चीजें पुट कर दो। क्या क्या है भाई? x इज इक्वल टू ए डैश कितना है जी? √2 है, साइन है
ओमेगा टी और प्लस में 45 डिग्री, है ना। ये मैंने क्यों बताया पता है? मैथ्स के कच्चे और बायो के बच्चों के लिए, क्योंकि वो कहां से सोचेंगे, मतलब मुझे पता है ना भाई, ये तकलीफ होती है ये सब सोचने में, ये सोचने में तकलीफ होती है कि सर √2 से मल्टीप्लाई √2 से, आपको कैसे पता √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करके? सर फिर आपने √2 अंदर भेज दिया, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि 1/√2 को cos 45 लिख दो? इसको प्रैक्टिस से, ट्रिग्नोमेट्री की दबा के प्रैक्टिस करता था मैं अपने टाइम पे, दबा के, खूब दबा के प्रैक्टिस, कॉलेज तक में प्रैक्टिस करता था, क्योंकि कॉलेज के में 4 ईयर एनालिसिस पढ़ना पड़ता था अपने को। मेरी जो इंजीनियरिंग थी वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सब्जेक्ट थे, इलेक्ट्रिकल के भी सब्जेक्ट थे, शुरू में तो मैकेनिकल के भी थे, आईटी के भी थे, कंप्यूटर का तो था ही था, शुरुआत में सब्जेक्ट सारे पढ़ाने पड़ते हैं, तो उसके अंदर हमको 4 ईयर एनालिसिस पढ़ाया जाता था, तो ट्रिग्नोमेट्री तो अपने को पढ़नी पड़ती थी, और बहुत ही हाई लेवल पर ट्रिग्नोमेट्री अपन ने कॉलेज लेवल में पढ़ी है, ठीक है ना। तो ट्रिगो तो मैं कर लेता हूं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कत होगी। मतलब मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो मैथ के कच्चे और बायो के बच्चे हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी ये करने में, इसलिए मैंने ये जुगाड़ उनको बताया। और बाकी सब भी जुगाड़ यूज कर सकते हो भाई, आरडीएक्स तो सबके लिए, आरडीएक्स इज फॉर यू ऑल, सभी लल्लू लाल्स के लिए आरडीएक्स है भाई, ठीक है ना। आप सभी ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, A' लगाओ, tan phi लगाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, करवाऊं? आ जाओ फिर, आ जाओ फिर, देख x इज इक्वल टू, वैसे क्वेश्चन होना चाहिए यार, मैं इसमें लाया था एक क्वेश्चन, अरे ये एनर्जी का कहां से आ गया? अच्छा पहले ये सवाल कर लो, एक बार ये सवाल कर लो जल्दी से, है ना, एक बार ये टुच्चा सा सवाल कर लो, है ना, मैं चैट ऑन कर देता हूं, फिर वो सवाल मैं आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है ना। आपको बताना इनमें से कौन एसएचएम नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन एसएचएम नहीं है। तो भाई इजी सवाल है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ऑप्शन देख के आंसर देने का। कोई शक तो नहीं है किसी को? किसी को कोई शक? tan आ रखा है भाई, एसएचएम नहीं हो सकता, पीरियोडिक है, एसएचएम नहीं है। और देखो ओमेगा ओमेगा सेम है अंदर, तो इसका मतलब ये एसएचएम है, और ये तो कॉस वाला, ये साइन वाला, ये सब एसएचएम है, ए बी सी सब एसएचएम है, डी एसएचएम नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोग डी तक पहुंचे होगे, तो जरूर आपने सही आंसर दिया होगा। अरे क्या बात है यार, मैं हैरान हूं यार, मैं हैरान हूं, पर मैं ज्यादा हैरान पता क्यों? ए को देख के 3% बालक ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये एसएचएम नहीं है, ये जिसको 36 बार लिख चुका हूं मैं, 36 बार, 36 बार, वो भी एक लेक्चर में, एक लेक्चर में 36 बार लिखता हूं मैं ये कि y बराबर a sin ओमेगा टी, x बराबर a sin ओमेगा टी, ये एसएचएम की इक्वेशन है। इससे कंपेयर करवाता हूं, बड़ी बड़ी इक्वेशन है, बड़ी बड़ी इक्वेशन है, कंपेयर इससे होती है। पर मैं ज्यादा हैरान इन बच्चों के लिए हूं, 3.4% बच्चे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ये एसएचएम नहीं है। तो बेटा एक काम करो, आप ही आके पढ़ा दो कि क्या एसएचएम है, आप ही आ जाइए, फिजिक्स के प्रोफेसर बन जाइए, फिजिक्स वाला में इंटरव्यू दीजिए, मैं ही इंटरव्यू लूंगा और वहीं से रिजेक्ट मार दूंगा तुम्हें, वहीं से रिजेक्ट, क्योंकि ये मैं पूछूंगा और तू कहेगा नहीं है रिजेक्ट, नौकरी गई तेरी। रतन, हर्षल, अनुष, उजैर, शिवम, रोहित, यथार्थ, सारंग, प्राची, मिताली, क्या बात है भाई, 80%, 81% बच्चों ने आंसर दिया है। एंड आई विश यू फ्रॉम द वेरी कोर एंड द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप भाई
अच्छा करें, जिंदगी में तरक्की करें आप। वैसे सभी के लिए दुआएं हैं, सभी के लिए ब्लेसिंग्स हैं, सभी के लिए प्रेयर्स हैं, है ना। आओ एक सवाल इस पर भी करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है ना, ताकि थोड़ी सी फील आ जाए। देखो x इज इक्वल टू 3 sin 2 ओमेगा टी प्लस 4 cos, ये ऐसा करते हैं 4 sin 2 ओमेगा टी प्लस 3 cos 2 ओमेगा टी। ठीक है, आपको बताना है क्या ये इक्वेशन एसएचएम वाली है भी कि नहीं। सबसे पहले तो ये बताओ एसएचएम यस और नो, और अगर एसएचएम की है, एसएचएम की है तो आप इसका एम्पलीट्यूड बताएं कितना होगा, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। और साथ ही साथ आप फाई भी बताएं, फेज भी बताएं कितना आएगा। ठीक है, ये आपका सवाल है। करो पहले, करो करो, ट्राई करो आप। एम्पलीट्यूड बताएं, फेज बताएं। मैं चैट ऑन करूंगा, ठीक है, और आपके जवाब सामने चैट पर लूंगा, ठीक है। हो पाया? एम्पलीट्यूड बताएंगे? वंशिका राणा, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तान्या, जशनदीप, दीक्षांत, दिव्यानी, इमरान, मनोज, तनु, अंजलि, रिफत, जयकरण, मिताली, खुशी, आराध्या, हर्षल, निशा, हरवीर, अमन, काजल, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख करके। बेटा अंडर रूट इसको और इसको पकड़ लेना है। हाँ ये एसएचएम है, और एसएचएम है ये हमने कैसे पाया? ऐसे पाया कि अंदर के एंगल बराबर हैं, चाहे साइन कॉस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर के एंगल बराबर हैं तो एसएचएम तो होगा, है ना। उसके बाद इनके कोफिशिएंट पकड़ करके स्क्वायर कर देने हैं आपने, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना भाई। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट करेंगे 5 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बच्चे यहां पर लिख रहे हैं। और फाई की वैल्यू बेटा tan फाई से निकाल लेंगे अपन। tan फाई क्या होता है? ये होता है b बाय ए। तो b किसका? कॉस वाले का, वो 3 है। a किसका? साइन वाले का, वो 4 है, तो 3/4 आएगा, है ना। तो फाई आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, है ना। tan इनवर्स के फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं इसको, एकदम बढ़िया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा टाइम और ले लेता हूं, एनर्जी स्टार्ट करवा देता हूं, ठीक है ना। अभी टाइम है अपने पास 8:15 हुए हैं, 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी, 8:15 हुए हैं, 15 मिनट का समय और लेता हूं, ठीक है। 1.5 घंटा क्लास रखते हैं आज, है ना, और एनर्जी स्टार्ट करवा देता हूं, ठीक है। एनर्जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनर्जी स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इन एसएचएम, है ना, आसान टॉपिक है और पूरा टॉपिक नहीं कराऊंगा आज, थोड़ा सा टच करवाऊंगा बस। स्टार्टिंग का इंट्रो आपको देता हूं, फील देता हूं बस, ठीक है। और कल की क्लास में, यानी जो 1 जनवरी 2025 को क्लास लगेगी, अगले साल मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगले साल जो क्लास लगेगी उस क्लास में हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आओ सुनो अब, एनर्जी इन एसएचएम देख रहे हैं, है ना, और हम बात करेंगे टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी की। और सब बच्चे जानते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो U प्लस K के बराबर होती है ना। U क्या है भाई? पोटेंशियल एनर्जी, और K क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो एक स्प्रिंग के चलते अगर हम बात करें, है ना, एक स्प्रिंग के लिए स्पेशली हम बात करें, उसे खींच रखा है या दबा रखा है, डजंट मैटर, है ना, या दबा हुआ है, खिंचा हुआ है, या मान लो एसएचएम ही कर रहा है, चलो छोड़ो, एसएचएम ही कर रहा है, दबता भी है, खुलता भी है, चलता भी है, सब काम होते हैं, सब काम होंगे ना भाई। दबेगा, खुलेगा, दौड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी और काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। सही बात है, बढ़िया बढ़िया। तो ये है भाई आपकी टोटल एनर्जी, है ना। इसको अपन E लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू U प्लस के। U मतलब पोटेंशियल, K मतलब काइनेटिक। अब U जो है वो स्प्रिंग का U है, और याद कर, यादों की बारात
वर्क पावर एनर्जी, हमने स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया था, यूज करेंगे उसको। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो हमने डिराइव करी थी यू स्प्रिंग, वो थी बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर आपको याद आ रही हो तो हाफ के एक्स स्क्वायर थी। याद आ रही है? गजनी, गजनी कहीं के लल्लू लाल, कुछ याद है तुझे? रॉड लगी तेरे सर पे है, फिर 15-15 मिनट में तू मेमोरी लॉस करता रहता है अपनी, है ना? तुझे ये याद है कि कौन सा चैप्टर चल रहा है? लल्लू लाल कहीं के। यू स्प्रिंग जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है? ये हमने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है? यादों की बात आता है। तो इसको तो अपन यहां छाप देंगे, कोई समस्या नहीं, छप जाएगा ये तो। यहां बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की, मतलब ब्लॉक की, बेसिकली स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग के अंदर ही, ब्लॉक के अंदर ही वो एनर्जी स्टोर होती है, तो यू स्प्रिंग बोल दिया उसको सीधा सीधा, या यू ब्लॉक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ सर सही बात है, सही बात है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और वी का फॉर्मूला क्या था? कल ही बताया भाई, कल ही बताया है। वी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा किसी को गजनियों? कल ही बताइए, कल की बात है ये, कल की ही बात है। v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उठा के यहां रख दे, उठा के रख दे। एक काम करता हूं मैं, खुद ही स्क्वायर कर देता हूं इसको, है ना? दोनों तरफ अपन स्क्वायर कर देते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ये खुल के आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा लगा? मजा आया? स्वाद आया? देख के मजा आ रहा है? हाँ आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, ठीक है? अच्छा, इस वी स्क्वायर की पूरी वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं। आजा, हाफ एम तो है ही है, साथ में ओमेगा स्क्वायर आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आ गया, और बगल में कौन आ गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऐसे लिख सकता हूं ना? हाँ बढ़िया। अच्छा आगे सुन, अब आगे सुन। देख एक बात बता, अभी अभी बेटा हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो ओमेगा स्क्वायर होता है वो के बाय एम होता है। कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं समझता हूं, मैं समझता हूं नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं। गजनी यहां देख, यहां देख, कहां गया, कहां गया? ये देख, ये देख, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम है ना? बस ओमेगा स्क्वायर के बाय एम है। आजा आजा, याद रखिए ओमेगा स्क्वायर के बाय एम है, ओमेगा स्क्वायर के बाय एम है, ठीक है? इस m को ले जा ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो k बराबर क्या आ गया? m ओमेगा स्क्वायर आ गया। हाँ या ना बोल दे, हाँ या ना बोल दे। m ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? k आ गया। देख यहां पे m ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है तेरे को? हाँ सर जी दिखा दिया। m ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? k के बराबर है। उठा के यहां रख दे, उठा के यहां रख दे, हाफ k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई समस्या नहीं सर? ठीक, बहुत बढ़िया। हाफ के को ए स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, यह बन जाएगा, देख क्या, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको कुछ और मत समझना, इसे कुछ और समझने गलती ना करें, ये काइनेटिक एनर्जी है बस, है ना? और ये पोटेंशियल एनर्जी है। वाह सर वाह, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है? दोनों को ऐड कर दूं अगर, तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी। करूं? करता हूं, आजा। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। हाँ हाँ सर सही कह रहे हो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर, ज्यादा ही सुंदर लिख दिया क्या? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक क्या है बेटा? पढ़ दे पढ़ दे पढ़ दे, मेरे साथ साथ पढ़ दे, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। यानी टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, यानी कि वो एक तरीके से कांस्टेंट है। हाफ एक नंबर है, कांस्टेंट, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही है, ए एम्पलीट्यूड है कि मैक्सिमम कितना दूर तक जा रहा है वो,
इन बातों पे डिपेंड कर रही है टोटल एनर्जी। बेसिकली टोटल एनर्जी इज इन एन एसएचएम इज कांस्टेंट, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। एनर्जी जो एसएचएम में होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। मतलब ये कि देख, ये पेंडुलम है मान ले, है ना, ये वाला रिचुअल रह गया था, रोज करता हूं आकर के ऐसा ऐसा तुम्हारे सामने, है ना, फिर से सुनो, है ना, फिर से सुनो। मान ले एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम ऐसे ऐसे हिल रहा है, क्या बोलेगा, एनर्जी ज्यादा है कि कम है? और एक पेंडुलम ऐसे हिल रहा है, बता क्या बोलेगा, एनर्जी ज्यादा है कि कम है? एनर्जी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड, है ना। तो ए ज्यादा अगर होगा बेटा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है टोटल एनर्जी, समझ रहे ना। तो एसएचएम की जो टोटल एनर्जी होती है, एसएचएम की जो टोटल एनर्जी होती है वो हाफ के ए स्क्वायर होती है। वैसे तो वो कांस्टेंट है, मतलब एक एसएचएम चालू हो गया तो उसके अंदर तो वो कांस्टेंट ही बनेगी, कहीं भी देख लो। एट एनी पॉइंट, मैं लिख देता हूं इस बात को नोट का पॉइंट बना के, एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग एन एसएचएम, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, हाँ या ना, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, समझ गए ना भाई। तो एक बार जो एम्पलीट्यूड अचीव हो गया वो तो एम्पलीट्यूड चलता ही रहेगा, तो फिर कांस्टेंट ही रहेगी एनर्जी। पूरे एसएचएम के दौरान एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है, टोटल एनर्जी। मैं पोटेंशियल काइनेटिक की बात नहीं कर रहा, उनके सम की बात कर रहा हूं, उनका सम कांस्टेंट रहता है। ये मत समझना कि एनर्जी कांस्टेंट है पोटेंशियल भी कांस्टेंट हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट आता है, समझ गए ना। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एनर्जी तब ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब देखो इसकी फील समझो क्या है, इसकी फील सुनो। इसकी फील ये है, इसकी फील ये है कि भाई इमेजिन करना है एक एसएचएम हो रहा है ना। वही स्प्रिंग ब्लॉक, वही स्प्रिंग ब्लॉक, ये रहा आपका ब्लॉक, यहां कहीं मीन होगा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, ठीक है जी। तो ये एसएचएम कर रहा है, धर 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 कर रहा है एसएचएम, करने दो, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, एसएचएम कर रहा है, करने दो, ठीक है। बात यहां पे एनर्जी की हो रही है, टोटल एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी यानी ई होती है हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जब भी कभी एसएचएम होता है, सुनिएगा ध्यान से, जब भी कभी एसएचएम होता है तो एक होती है मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पर एक्स जीरो होता है बेटा, यस और नो? हाँ सर, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, अच्छा। और जब ये एक्सट्रीम पर पहुंचता है तो क्या जीरो होता है? क्या जीरो होता है? जब ये एक्सट्रीम पर पहुंचता है तो क्या जीरो होता है? वी जीरो होता है, एक्सट्रीम पर पहुंचने पर वी जीरो होता है। ऐसे यहां पर भी जब पहुंचेगा तो भी वी क्या रहेगा बेटा? जीरो रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वी जीरो रहेगा दोनों एक्सट्रीम्स पर, तो कौन सी एनर्जी जीरो रहेगी? पोटेंशियल के काइनेटिक। कौन सी एनर्जी जीरो रहेगी? पोटेंशियल के काइनेटिक, काइनेटिक, है कि नहीं? तो काइनेटिक इस जगह पर भी, काइनेटिक इस जगह पर भी जीरो और इस जगह पर भी जीरो, सही बात है? हां सर सही बात है। और पोटेंशियल कहां जीरो रहेगी भाई? देख, जहां एक्स जीरो रहेगा तो पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे हाँ या ना बोल, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, यानी पोटेंशियल जी क्या रहती है? जीरो रहती है। समझ गए? अब मुझे एक बात बताना और सोच समझ के बताना, आपको इतना समझ में आ गया? एक्सट्रीम्स पर, है ना, ये एक्सट्रीम्स हैं, और ये मीन है ना। मीन पर पोटेंशियल जीरो, एक्सट्रीम्स पर काइनेटिक जीरो, है ना। तो अगर एक जीरो हो गई है, पोटेंशियल काइनेटिक में से एक जीरो हो गई है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? सोच सकते हो इस बात को? बेटा टोटल तो इतनी ही रहनी है, ऐसा समझ, टोटल तो 100 जूल है, टोटल तो 100 जूल है, और 100 जूल दोनों में बटा हुआ है, U प्लस के में बटा हुआ है, ऐसा समझ, है ना। एकदम लेमन भाषा में, सरल भाषा में समझाता हूं, ठीक है। टोटल 100 जूल है,
पार्टिकल जहां भी हो 100 जूल तो उसके पास हमेशा होगा, ऐसा सोच। पार्टिकल जहां भी हो, यहां है पार्टिकल, यहां है पार्टिकल, 100 जूल 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 100 जूल, हमेशा उसके पास 100 जूल तो रहना ही रहना है ना। अब ये 100 जूल कैसे बटा हुआ है दोनों में, ये तू बताएगा लल्लू लाल कहीं के, ये तू बताएगा कैसे बटा हुआ है। अब एक बात बता, एक्सट्रीम्स पर काइनेटिक तो जीरो हो गई, हाँ या ना बोल। एक्सट्रीम्स पर काइनेटिक तो जीरो हो गई, तो तब पोटेंशियल कितनी होगी? चैट ऑन, चैट ऑन। तब पोटेंशियल कितनी होगी? मैक्सिमम। हाँ, वो मैक्सिमम कितनी? अरे मैक्सिमम तो ठीक है, मैक्सिमम कितनी? सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। यू मैक्सिमम होगी लेकिन कितनी? यू मैक्स होगी लेकिन कितनी? यहां भी यू मैक्स होगी लेकिन कितनी? कितनी? 100 जूल, यानी हाफ के ए स्क्वायर एक तरीके से। हाँ, 100 जूल का मतलब क्या है? वही वही जो फिक्स एनर्जी है, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर। यहां भी हाफ के ए स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना। और ये बता दे, और ये बता दे बेटा, ये बता दे बेटा, मीन पर, मीन पर अगर यू जीरो हो गई है इस बार, है ना, इस बार के जीरो नहीं है, इस बार के जीरो नहीं है, इस बार यू जीरो है। यू जीरो है तो के कितना हो जाएगा? यू जीरो है तो फिर के कितना हो जाएगा? के कितना हो जाएगा? अरे 100 तो मैंने एग्जांपल लिया था, एक्चुअली में कितना होगा? एक्चुअली में 100 तो मैंने एग्जाम, अब 100 मत बोल, अब 100 मत बोल, ये बता, ये बता। हां, अगर यू जीरो हो गया, यहां पे यू जीरो है, तो के मैक्स, के मैक्स कितना हो जाएगा? 100 मत बोल, 100 मत बोल। के मैक्स किसके बराबर होगा? के मैक्स किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा के मैक्स? टोटल के बराबर भाई। और टोटल क्या है? हां सही सही, हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर ही तो 100 जूल है, वही तो 100 जूल लिया है। हाँ, यानी हाफ के ए स्क्वायर के बराबर ही होगा। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, चाहे पोटेंशियल हो चाहे काइनेटिक हो, क्या दोनों की ही औकात, क्या दोनों की ही रेंज जीरो से लेकर के, जीरो से लेकर के हाफ के ए स्क्वायर तक जा सकती है कि नहीं जा सकती? दोनों की ही, काइनेटिक की भी औकात और पोटेंशियल की भी औकात, यानी वैल्यूज जीरो से लेकर के हाफ के ए स्क्वायर तक जा सकते कि नहीं जा सकती? मुझे बता दो, मुझे बता दो, मुझे बता दो, मुझे बता दो भाई। जीरो से हाफ के ए स्क्वायर चली गई है ना, और फिर जीरो हो गई। और यू को देखो, यहां पर हाफ के ए स्क्वायर से, हाफ के ए स्क्वायर से जीरो हो गई, और जीरो से फिर हाफ के ए स्क्वायर हो गई। यानी इनकी रेंज कहां से कहां तक वेरी करती है? इनकी रेंज कहां से कहां तक वेरी करती है? जीरो से लेके मैक्सिमम तक, जीरो से लेके टोटल तक, है कि नहीं? जीरो से लेके हाफ के ए स्क्वायर तक। ठीक है कि नहीं? आया समझ में? ये बात समझ में आई? ठीक है ना? तो ध्यान रहेगी बात, है ना? ये रेंज वाली बात, ये रेंज वाली बात ध्यान रखना भाई। ये रेंज वाली बात, ये औकात वाली बात याद रखना, औकात की बात है ये, है ना? दोनों की ही औकात, चाहे यू हो चाहे के हो, चाहे यू हो चाहे के हो, जीरो से लेके हाफ के ए स्क्वायर तक दोनों जाती हैं, जीरो से लेके हाफ के ए स्क्वायर तक दोनों जाती हैं, है ना? पर एक बात बताओ, क्या दोनों एक साथ हाफ के ए स्क्वायर जा सकती है क्या? दोनों एक साथ मैक्सिमम हो सकती है क्या? और क्या दोनों एक साथ मिनिमम हो सकती है क्या? क्या दोनों एक साथ जीरो हो सकती हैं क्या? क्या दोनों एक साथ हाफ के ए स्क्वायर हो सकती हैं क्या? क्या दोनों एक साथ जीरो हो सकती हैं क्या? क्या दोनों एक साथ हाफ के ए स्क्वायर हो सकती हैं क्या? क्या दोनों एक साथ जीरो हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, है ना? एक अच्छाई का घड़ा, एक बुराई का घड़ा, दोनों एक साथ कैसे भरेगा? अच्छाई बढ़ेगी तो बुराई घटेगी, बुराई बढ़ेगी तो अच्छाई घटेगी, है ना? समाज में ऐसा ही व्यक्ति देखा जाता है। अगर कोई बुरा व्यक्ति होगा तो बुराई ज्यादा है, अच्छाई कम है उसमें, और कोई अच्छा व्यक्ति है तो अच्छाई ज्यादा है, बुराई कम है उसमें। समझ गए ना? तो ये ऐसे हैं, ये दोनों ऐसे हैं, है ना? काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एक साथ बढ़ नहीं सकते, दोनों एक साथ घट भी नहीं सकते, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। बस आज के लिए बहुत है, आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। एक आधा क्वेश्चन था वो मैं छुड़वा रहा हूं, कल करेंगे, ठीक है ना? कल आपने पेंडुलम पढ़ना है भाई, है ना? कल आपका पीछा छूट जाएगा स्प्रिंग ब्लॉक से, कल पेंडुलम पढ़ेंगे और कुछ जेई
नीट के टॉपिक पढ़ेंगे एक दो अच्छे अच्छे, ठीक है। बस उसके बाद ये एक क्लास का और चैप्टर बचेगा, उसके बाद ये क्लास एक और बचेगी, ठीक है ना। बस आज के लिए काफी है बेटा, ठीक है। आप लोग सभी लोग नोट्स लिखें, अति आवश्यक है, ठीक है जी। और रिवीजन करके सोएं, है ना। डेली रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा, खासकर आखिरी के दिनों में जब हमारी एनर्जी गिर रही होती है, जब हम थकावट महसूस कर रहे होते हैं, जब हम ये महसूस कर रहे होते हैं कि यार बस अब 11वीं खत्म हो यार, बहुत हो गया यार, बस यार अब सिलेबस खत्म हो यार, बस यार अब कितना पढ़ते रहेंगे, रिवीजन कब करेंगे, पेपर आ रहे हैं हमारे, 14 तारीख से पेपर है, 21 तारीख से पेपर है, 25 तारीख से पेपर है, 4 फरवरी से, 10 फरवरी से, सबकी अपनी अपनी तारीखें होंगी कुछ ना कुछ, है ना। तो डर लग रहा होगा अंदर से, यार बस सिलेबस तो खत्म हो, रिवीजन तो तब चालू करेंगे सर, सिलेबस तो खत्म हुआ नहीं, रिवीजन कैसे चालू होगा। तो रिवीजन साथ साथ करना है भाई, रिवीजन साथ साथ करना है, वेट नहीं करनी है कि सिलेबस पूरा खत्म हो जाए फिर हम रिवीजन करेंगे, टाइम ही नहीं होगा। ये 11वीं है भाई, 12वीं में भी ऐसा ही होगा, 12वीं में भी ऐसा ही होगा। कोई अगर ये बोले ना कि हम नवंबर में सिलेबस भगा देंगे, सारा सारा सिलेबस भगा के नवंबर में खत्म कर देंगे, उसके बाद बेटा रिवीजन पे रिवीजन करना, तो भाई ऐसे कोई चटनी नहीं है कि चाट जाओ। समय लगता है चीजों को समझने में, समय लगता है चीजों की फील लाने में, टीचर को भी समय लगता है और आपको भी समय लगता है एब्जॉर्ब करने में, समझ रहे हो ना। टीचर तो एमिट करेगा, एब्जॉर्बर तो आप हो ना, आपको ही एब्जॉर्ब करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसलिए टाइम लगता है चीजों में, साथ के साथ रिवीजन चालू कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों ढेर शुभकामनाएं, कल मिलेंगे और फिर से हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे दूसरे को, ठीक है जी।